गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में सेकेंड ए के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जिसमें हमारी जो सारी प्रॉब्लम्स थी वो न्यूटन फर्स्ट लॉ के ऊपर बेस्ड थी। तो हमने ये स्टडी किया था कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो हमें आइडिया देता है टर्म इनर्शिया और मोमेंटम का। और आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज सेकेंड बी। तो सेकंड बी में हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में और न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन क्या बोलती है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ओके, तो उन्होंने बोला है कि जो रेट ऑफ चेंज है हमारा लीनियर मोमेंटम का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स अप्लाइड ऑन इट के। ठीक है, तो बेटा आपने ये याद रखना है कि जो हमारा लीनियर मोमेंटम है हम उसको डिनोट करते हैं P के साथ। ओके, और इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू mv। तो यहाँ पे जो बात की गई है वो की गई है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है हमारा, dp बाय dt। और किसके ये प्रोपोर्शनल होगा, ये फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt। ओके, तो इसको हमने अगर लैंग्वेज में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। ठीक है, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे मोमेंटम है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमें पता है जो चेंज इन मोमेंटम होता है, अगर P मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू mv। ठीक है, तो अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम को हम डिनोट करेंगे mv के साथ, इनिशियल मोमेंटम को हम डिनोट करेंगे mu के साथ। ओके, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा m है वो क्या है, कांस्टेंट है। जो हमारा मास होता है वो कांस्टेंट होता है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v माइनस u बाय t। ओके, तो अब हमें पता है कि जो हमारी वेलोसिटी बाय टाइम होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या होगा, F प्रोपोर्शनल टू m a। ओके, तो जब बेटा हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के कोई कांस्टेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज कर रही हूँ वो मैं k को यूज कर रही हूँ। ओके, तो जो k है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट है। और अब हमने क्या करना है, जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, तो मैथमेटिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे जो फॉर्मूला है उसमें सिर्फ फोर्स और मास इनटू एक्सेलरेशन का ही आना चाहिए प्रोडक्ट। ठीक है, तो k की वैल्यू को हमने क्या करना है, यहाँ पे 1 लिख कर आना है। तो वो हम कैसे लेके आएंगे कि अगर हम फोर्स को 1 यूनिट ऑफ फोर्स मान लेंगे और मास को 1 यूनिट ऑफ मास मान लेंगे और एक्सेलरेशन को 1 यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मान लेंगे, तो क्या होगा कि जब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो फोर्स यहाँ पे 1 हो जाएगा, मास भी 1 हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी 1 हो जाएगा। ओके, तो ये सब 1 होने से जो हमारा k है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हमारा जो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू ma। ओके, तो ये था हमारा डेरिवेशन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। ओके, तो जो हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो रिलेशनशिप डिराइव करता है फोर्स एंड एक्सेलरेशन के बीच में। ओके, तो हम नेक्स्ट उसको स्टडी करेंगे। तो जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है हाउ इज द चेंज इन मोमेंटम इज रिलेटेड टू फोर्स। कैसे जो हमारा चेंज इन मोमेंटम हो रहा है वो फोर्स से रिलेट करता है। तो ये जो है ऑलमोस्ट मिलता जुलता है डेरिवेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के साथ। जहां पे चेंज आएगा मैं आपको बता दूंगी। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे। हमें पता है जो हमारा फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी हमें पता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बेटा ये आपने टर्म्स हम सबने अपने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया हुआ है, सेकंड ए में भी डिस्कस की हुई है। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैं ये चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं एक्सेलरेशन के ऊपर, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ओके, तो
फिर हमारा फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज टाइम। ओके, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मास को v और मास को u के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो अब हमें पता है कि जो हमारा मोमेंटम होता है उसको हम p के साथ डिनोट करते हैं, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mv। ओके, तो mv यहाँ पे क्या है, हमारा फाइनल मोमेंटम है, और इनिशियल मोमेंटम क्या है, mu। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम टेकन। ओके, तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि जो हमारा फोर्स है वो किसके इक्वल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ओके, तो ये था हमारा एक्सप्रेशन जो हमें बताता था कि हमारा जो फोर्स है वो कैसे रिलेट करता है मोमेंटम के साथ। ओके, तो हम जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे यूनिट ऑफ फोर्सेस। ओके, तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होते हैं, ये हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फोर्स के एक्सप्रेशन के साथ। फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास की यूनिट क्या होते हैं, किलोग्राम, एक्सेलरेशन के यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एसआई यूनिट जो हमारे फोर्स के होंगे वो क्या होंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड वर्ग स्क्वायर। ओके, तो अगर बेटा आपको कोई पूछ ले कि व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, तो सीजीएस यूनिट क्या होते हैं, डाइन होते हैं। ठीक है, और 1 डाइन की वैल्यू कितनी होती है, 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड वर्ग स्क्वायर। ओके, तो अगर आपको पूछे कि 1 ग्राम फोर्स कितने डाइन के इक्वल होता है, वो होता है 981 डाइन के इक्वल, एंड 1 किलोग्राम फोर्स किसके इक्वल होता है, 9.81 न्यूटन। ओके, तो जब भी बात की होगी यहाँ पे ग्राम फोर्स की, तो इट मीन्स इन्होंने सीजीएस की बात की है। अगर किलोग्राम की बात की होगी तो यहाँ पे किसकी बात की गई है, न्यूटन की बात की गई है, एसआई यूनिट्स की बात की गई है। ओके, नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो देखो बेटा हमारा जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है व्हाई डज ए फील्डर पुल हिज आर्म्स बैक व्हाइल ट्राइंग टू स्टॉप और कैच ए बॉल। तो उन्होंने यहाँ पे पूछा है कि जो हमारे फील्डर हैं वो क्या करते हैं, अपने आर्म्स को बैक पुल करते हैं। ठीक है, जब भी उन्होंने किसी बॉल को स्टॉप या कैच करना होता है, तो क्या होता है कि जब भी जो फील्डर होता है उसने अपनी कमिंग बॉल को स्टॉप करना है या कैच करना है, तो वो अपने हैंड्स को पीछे की तरफ कर लेते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि वो जो टाइम जो उन्होंने आगे बढ़कर उसको कैच करना था वो उन्होंने पीछे बढ़कर उसको जब कैच किया, तो टाइम क्या हो गया, हमारा इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो हमें पता है जो हमारा फोर्स है वो क्या है, डीपी बाई डी। ओके, तो देखो फोर्स क्या है, डीपी बाई डी। अगर मोमेंटम ज्यादा होगा तो हमारा फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अगर टाइम फोर्स ज्यादा होगा तो टाइम क्या होगा, कम होगा। तो अगर मैं टाइम को बढ़ा दूं, रेट ऑफ क्या हो जाए कि टाइम जो है रेट का उसका इंक्रीज हो जाए, रेट ऑफ टाइम इंक्रीज हो जाए, तो जो हमारा मोमेंटम होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शन है, फोर्स के। ठीक है, और जो टाइम है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फोर्स के। टाइम इंक्रीज हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स डिक्रीज होने से रेट ऑफ मोमेंटम डिक्रीज हो गया, और जो फोर्स है वो भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो क्या होगा कि जो बॉल होगा वो लेस फोर्स एक्सर्ट करेगा हमारे हैंड पे। ओके, नेक्स्ट जो हमारी एप्लीकेशन है वो है why does a fall on a hard concrete floor hurt more than a fall on a sandy surface। तो उन्होंने यहाँ पे बात की है कि जब हम फॉल करते हैं हार्ड कंक्रीट पे तो वो हमें ज्यादा हर्ट करता है एज कम्पेयर टू ए सैंडी सरफेस। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखिए बेटा जब भी हम किसी सरफेस पे फॉल करते हैं तो हम एक सर्टेन हाइट से उस पर फॉल करते हैं। ठीक है, जंप करते हैं, तो जब जंप करते हैं तो हमारा कुछ स्पीड होता है। ठीक है, तो जब हम फ्लोर के साथ टच होते हैं तो जो हमारा स्पीड है वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो उस पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे वो क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो फोर्स जो फ्लोर है वो भी क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, जितना हमने उस पे एक्सर्ट किया उतना ही वो हम पे एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो उसका इक्वल फोर्स एक्सर्ट करने के कारण हमें ज्यादा हर्ट होता है जब हम हार्ड कंक्रीट पे जंप करते हैं या फॉल करते हैं। ओके,
नेक्स्ट एंड लास्ट एक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वो क्या है, व्हाई डज ए बॉक्सर मूव हिज हेड बैकवर्ड टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ वन कमिंग पंच। ठीक है, तो वो उन्होंने बोला है कि जो बॉक्सर है वो अपने हेड को पीछे की तरफ मूव कर लेते हैं टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ इनकमिंग पंच। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, देखो जब वो अपने हेड को पीछे की तरफ कर लेगा, ठीक है, जो पंच उसे 2-3 सेकंड पहले लगना था वो 2-3 सेकंड बाद में लगेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा कि टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। टाइम पीरियड इंक्रीज होने से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और जो पंच का फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, तो ये थी बेटा हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और उसके कुछ प्रॉब्लम, जिसमें हमने ये डिस्कस किया है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम टेकन। अगर टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, मोमेंटम भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन थी वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन।